नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, इसके पहले मैंने समीकरण के 6 पार्ट डाले हैं, तो सभी ने देखे हैं। इसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कितनों ने मुझे पर्सनल एसएमएस भी किया है, किसी ने कमेंट भी किया है, और समीकरण बहुत हद तक उनको आ गया है। जिन्होंने वीडियो बराबर देखा है, जो 6 पार्ट देखे हैं, उनको समीकरण आ गया। अभी समीकरण का यूज हम आगे करने वाले हैं, है ना, तभी मैंने सिखाया है, वरना ये फालतू काम का नहीं सिखा रहा हूँ। तो वो भी बाद की बात है, क्या करेंगे उसका। अभी हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना सबसे कठिन टॉपिक है। जी हाँ, सबसे कठिन टॉपिक। इसके जिले या इसके आंकड़े जो हैं वो याद होते ही नहीं है। ठीक है, और इसके 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनते ही है, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो। अगर राजस्थान के लेवल का अगर यदि वो एग्जाम है तो उसमें क्वेश्चन 2 से 3 आएंगे, मतलब आएंगे, ये 100%। ठीक है, तो वो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आज हम वही चैप्टर लाए आपके लिए। और मैंने, जैसे कि आपको वीडियो के जो कवर पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा है कि बिल्कुल सेल्फ मैंने ट्रिक बनाई है। ठीक है, आपको मैं चैलेंज देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 2011 की जनगणना आपके मुंह जबान पर होगी, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। अब कैसे होगी तो अभी बताता हूं मैं आपको। जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, वो ट्रिक मैंने खुद बनाई है। ठीक है, जब मैंने तैयारी करना शुरू की थी, तब मैंने 2011 की जनगणना के लिए सेल्फ ट्रिक बनाई थी, और उस ट्रिक से मैं खुद पढ़ा हूं तो मुझे अच्छी तरह से याद हो गया था, और आज तक मुझे याद है सारी चीजें। मुझे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 लाइनों की वजह से मुझे जनगणना कंप्लीट पता है। तो वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर मुझे समझ में आ गया है तो आपको भी समझ में आ जाएगा। आप मेरे से विद्वान ही हो, ज्यादा ही ज्ञानी हो। तो शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 2011 की जनगणना, तो सबसे पहली बात तो ये बता दूं आपको, जनगणना का मतलब क्या होता है। जन की गणना यानी कि लोगों की संख्याओं को गिनना। तो आपको पता है कि अधिकारी कुछ होते हैं जो अपने घर आते हैं जब जनगणना होती है, तो कितने सदस्य हैं घर में, या सब कुछ पूछने के लिए। ठीक है, बिल्कुल रजिस्टर उनके पास होता है और सब कुछ उसमें अंकित करते रहते हैं। तो यही 2011 की जनगणना है। तो इसमें सिर्फ लोगों की संख्या का गणना ही नहीं है, सिर्फ इसमें बहुत सी चीजें हैं जिसकी गणना की गई है, और उस सभी के आंकड़े इस जनगणना के अंदर दिए हैं। अब ये जो जनगणना है उसमें 5 पॉइंट और हैं। ठीक है, सिर्फ जनसंख्या ही नहीं है, 5 पॉइंट और हैं। वो क्या है अभी आगे आएगा, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, मैं पहले से नहीं बताना चाहता। तो सबसे पहले तो ये जनगणना हुई कब। ठीक है, तो देखो 2011 की जनगणना, देखो पहले तो मैं आपको वो बता रहा हूं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया कि 2011 की जनगणना कब हुई थी, है ना, तारीख पूछ सकता है। तो 2011 की जनगणना कब हुई थी, 1 मार्च 2011 से 30 मार्च 1 मार्च से 30 मार्च 2011 के बीच में इसकी जनगणना हुई थी। इसके बीच में सारे आंकड़े उन्होंने सम्मिलित किए थे। ठीक है, अब ये चुनाव तो है नहीं कि आज चुनाव करा दिया और कल उसका रिजल्ट दे दिया, या 2 दिन बाद उसका रिजल्ट दे दिया, है ना। ये बहुत ही गंभीर मामला। इसमें जो आंकड़े हैं उनको व्यवस्थित करने पड़ते हैं। पहले तो उनको क्या करना पड़ता है, जो मैंने बोला जनसंख्या के अलावा और भी 5 पॉइंट है, तो उनको क्या करना है, पहले तो उनको उन आंकड़ों को छांटना पड़ता है, उसमें सर्वाधिक, न्यूनतम, ये सारा देखना पड़ता है, और उसके बाद उन आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं और फिर वो लोगों के सामने पेश करते हैं, है ना, तब वो रिलीज करते हैं। तो बहुत ही जटिल काम है ये। तो ये ऐसा तो नहीं है कि जनगणना 30 मार्च को हो गई तो उन्होंने 31 मार्च को या 1 अप्रैल को रिलीज कर दिए आंकड़े, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें समय लगता है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 2011 की जनगणना कब हुई थी, 1 मार्च 2011 से 30 मार्च 2011 के बीच में। ठीक है, अब एक और प्रश्न क्या बन सकता है
कि इसके आंकड़े लोगों के सामने कब दिए गए। ठीक है, तो इसके आंकड़े एक साथ नहीं दिए, थोड़े थोड़े करके, पहले जैसे जनसंख्या के दिए तो उसके बाद किसी और के दिए। ठीक है, इस तरह से। तो हमें इसकी तो बहुत सारी तारीखें हैं, लेकिन हमको ये याद नहीं रख रही। हमको क्या याद रखना है? उसके अंतिम आंकड़े, यानी कि जो जनगणना हुई थी तो उसके जो आंकड़े हैं वो अंतिम आंकड़े उन्होंने कब सामने रखे हमारे, तो वो तारीख याद रखनी है आपको। तो जनगणना के 2 साल बाद 30 अप्रैल 2013 30 अप्रैल 2013 को उन्होंने 2011 की जनगणना के आंकड़े लोगों के सामने पेश किए थे। उसके बाद कुछ बचा नहीं था, सारे आंकड़े लोगों के सामने आ गए थे। तो उनको 2 साल लगे थे और ये तारीख आपको याद रखनी है। ठीक है, तो उस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? 30 अप्रैल 2013। सन भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया प्रश्न। अब जनगणना कब कब होती है? तो जनगणना कब कब होती है? 10 वर्ष के अंतराल में होती है। 2011 की जनगणना हुई थी, तो उसके पहले की जनगणना कब हुई? 2001 में। अब 2011 में हुई थी। अब हम 2011 की जनगणना क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 2000 अगली जनगणना कब होनी है? 2021 में। तो अभी तो क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है, तो 2021 तो अभी आया ही नहीं है, उसकी जनगणना हुई नहीं है। तो हमें अभी भी कौन सी जनगणना पढ़नी है? 2011 की। ठीक है, और अगर चलो 2021 भी होता फिर भी हम इसकी पढ़ते। क्यों? क्योंकि अगर जनगणना हो भी जाती तो उसके आंकड़े, जैसे कि यहाँ पर 2 साल लगे, तो चलो मान लिया 1 साल लगता, तो उसके समय लगता, इसलिए उसके जनगणना के आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे। 2011 की जनगणना हमको पढ़नी है। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूं पूरा वीडियो देखें, मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक से आप 2011 की जनगणना कंप्लीट हो जाएगी आपके, बिल्कुल। ठीक है, तो इसको मिटाता हूं मैं। अब हम देखेंगे इन आंकड़ों में और क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर लाइन लिख रहा हूं, देख, जनता के लिए घर की वृद्धि सही है। जनता के लिए घर की वृद्धि सही है। अब जनगणना हो रही है, तो जनगणना पता चलेगा कि जनसंख्या क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या करना पड़ेगा सरकार को? जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होना चाहिए? स्थान ज्यादा होना चाहिए, तो लोग रह पाएंगे। और क्या? घर की वृद्धि करनी पड़ेगी, घर बनाने पड़ेंगे, तो ही लोग रह पाएंगे, है ना? जनसंख्या बढ़ेगी तो ऐसा ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या लाइन लिखी है? जनता के लिए घर की वृद्धि सही है। अब ये कोई परिभाषा नहीं है, अब इस चीज से मैं कुछ और करने वाला हूं। इस लाइन से मैं वो 5 बिंदु निकालने वाला हूं जो इस जनगणना के अंदर हुई थी। अब ये भी ध्यान रखना कि ये जो लाइन है इसी क्रम में ही आपको याद रखनी है। अब जनता के लिए घर की वृद्धि सही है ना? तो घर की वृद्धि जनता के लिए सही है ऐसा बोलेंगे तो भी गलत है। ये क्रम ही याद रखना है। ये क्रम क्यों याद रखना है? क्योंकि जो मैंने ट्रिक बनाई है उसके आगे, वो सारी ट्रिक इस क्रम के अनुसार ही काम करेगी। तो सबसे पहले इस क्रम से हम क्या निकालेंगे? तो पहले तो जनगणना जैसे सामने आएगी तो उसके लिए क्या लाइन बनाएंगे आप? जनगणना यानी कि जनसंख्या। तो क्या सोचेंगे आप तुरंत? जनता के लिए घर की वृद्धि सही है। अब यहां पर देखो, जनता के ज से क्या निकला? जनसंख्या। ठीक है, जनता के ज से क्या निकला? जनसंख्या। अब इस के को साइलेंट रखो, के का कोई मतलब नहीं है। फिर लिए में ली से क्या होगा? लिंगानुपात। लिंगानुपात। घर में इस घ से क्या होगा? तीसरा घनत्व। कंप्लीट घनत्व। की को भी साइलेंट रखो। ठीक है, फिर वृद्धि से सीधा आपको वृद्धि दर। और 5वां बिंदु अंतिम है, इसमें सही है। सही में जो स है उस स से क्या निकलेगा? साक्षरता।
जनसंख्या, लिंगानुपात, घनत्व, वृद्धि दर, साक्षरता, ये 5 बिंदु है। इन 5 बिंदुओं को हमको पढ़ना है जनसंख्या के अंदर, इस जनगणना के अंदर। और ये 5 बिंदु आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कौन सा जिला क्या है क्या नहीं सब कुछ आ जाएगा आपको। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये लाइन याद रखनी है। इस लाइन से आपके ये 5 बिंदु निकलेंगे और ये लाइन अगर क्रम अनुसार ही अगर इसी तरह से याद की तो ही ये 5 क्रम बिल्कुल क्रम अनुसार निकलेंगे। ये 5 बिंदु निकल गए, ठीक है। अब आगे देखिए, इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न पूछे जाएंगे कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है, ऐसा पूछ लिया जाए। या राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे न्यूनतम साक्षरता है, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन प्रश्नों के जवाब के लिए अब हमें क्या करना है, तो देखो मैं 2 लाइनें लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। प्रश्न तो बनेगा तो या तो सर्वाधिक या न्यूनतम। क्या पूछेगा, या तो सर्वाधिक पूछेगा किसी भी चीज का या फिर न्यूनतम। या तो सर्वाधिक साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता, सर्वाधिक वृद्धि दर, न्यूनतम वृद्धि दर, इस तरह से, ठीक है। तो मैं सर्वाधिक और न्यूनतम उसकी 2 लाइनें याद करनी है आपको, 2 लिख रहा हूं। वो 2 लाइनें अगर आपको याद है तो उसी पे सारा 2011 का जनगणना निर्भर करता है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहां पर सर्वाधिक और न्यूनतम, ठीक है। सर्वाधिक के अंदर मैं 2 लाइनें, 1 लाइन लिख रहा हूं, 1 लाइन नीचे, ध्यान से देखना उस लाइन को, ठीक है। सबसे पहले जय डूंगर को जय जय डूंगर को जय बापू को। अब जय जय दोहरा जी और जय देखो, जय डूंगर को जय बापू को, जय दोहरा जी, जय गंगा जी। यहाँ डूंगर कौन है, बापू कौन है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। दोहरा जी कौन है, गंगा जी कौन है, इससे कोई लेना देना नहीं रखना है। आपको ये 2 लाइनें याद रखनी है। अब 2 लाइनों का काम कैसे करना है हमको, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। चलो, अगर प्रश्न पूछ लिया कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, जनसंख्या और सर्वाधिक, इसमें 2 चीजें क्या निकली, एक तो जनसंख्या निकली और सर्वाधिक। तो जनसंख्या यहां पर कहां पर है, ये रहा, नंबर 1 पर है। अभी पहले तो आपको मैं समझा देता हूं, इस लाइनों से आपको समझना कैसे है। कितने बिंदु है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 बिंदु। अभी जो लाइन लिखी है उसमें कितने शब्द है, देखो 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं। लेकिन आपको क्या करना है, बीच वाला जो शब्द है उसको आपको साइलेंट कर देना है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इस को से कोई मतलब नहीं है और यहाँ इस जी से कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है, इससे मतलब है। देखो यहाँ पर जय और यहाँ पर जय, और यहाँ पर डूंगर है, यहाँ दोहरा है, यहाँ जय है, फिर यहाँ पर जय है, यहाँ पर बापू, यहाँ पर गंगा, यहाँ पर को और यहाँ पर जी। 1 2 3 4 5 हो गए 5 बिंदु, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द और ये 5 बिंदु इस अनुसार चल रहा है अपन को। तो देखो क्या पूछ लिया, अगर आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो जब भी सर्वाधिक जनसंख्या पूछेगा तो आपको क्या सोचना है तुरंत कि क्या पूछा है, सर्वाधिक जनसंख्या पूछा है। तो जनसंख्या कहाँ है, ये रहा, नंबर 1 पर है। अब इस सर्वाधिक के अंदर नंबर 1 पर कौन है, जय है। जय का मतलब क्या होता है, तो मैं यहां पहले बिंदु बना लेता हूं, मैं यहां लिख देता हूं जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या के अंदर सर्वाधिक
और यहां पर न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। तो अब यहां पर देखो सर्वाधिक और न्यूनतम को हमको कैसे छांटना है। जैसे ही पूछा आपको कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे पहले तो सर्वाधिक और जनसंख्या ये याद रखना है। तो जनसंख्या कहां है? 1 नंबर पर। यहां पर अब सर्वाधिक के अंदर 1 नंबर पर कौन है? जय। जय से क्या बना? जयपुर। ठीक है। अब न्यूनतम में पूछ लिया तो यानी कि प्रश्न अगर ऐसा बन गया कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जहां पर न्यूनतम जनसंख्या है, यानी कि सबसे कम, तो न्यूनतम में सबसे नंबर 1 पर कौन है? जय। तो जय से क्या बनेगा? जैसलमेर। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी चीज कौन सी है? लिंगानुपात। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं। घनत्व, वृद्धि दर और साक्षरता। लिंगानुपात। अब अगर पूछ लिया राजस्थान का वह जिला कौन सा जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो लिंगानुपात दूसरे नंबर पर है ना। तो दूसरे नंबर पर यहां कौन है? डूंगर। डूंगर कौन है, बापू कौन है, इससे कोई लेना देना नहीं रखना आपको। ठीक है, वो आपको पास में आके बता दूंगा, मुझे फोन कर देना, बता दूंगा कौन है डूंगर और कौन बापू है। ठीक है, समझ लो ना, डूंगर कोई राजा है या बापू महात्मा गांधी है, जो भी समझ लो। आपको बस ये 2 लाइनों से मतलब रखना है। ये 2 लाइन अगर आपने याद की, सारी चीजें आपके निकल जाएंगी। दूसरे नंबर पे क्या है? डूंगर। और सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक के अंदर ये डूंगर है, तो डूंगर से क्या बनेगा? डूंगर। समझे? और न्यूनतम में दोहरा। दोहरा में रा से कोई मतलब नहीं है। कोई जिला ऐसा सुना है दोहरापुर, ऐसा कोई नहीं है ना। तो इसमें धो को निकालना खाली, तो धौलपुर। ये न्यूनतम हो गया धौलपुर। उसी तरह घनत्व पूछ लिया सर्वाधिक, तो सर्वाधिक घनत्व तीसरे नंबर पर कौन है? ये मैंने बोला था बीच का जो शब्द को और यहाँ पर जी, इन दोनों को क्या कर देना है? साइलेंट। तो तीसरे नंबर पे क्या है? जय। तो फिर से क्या है? घनत्व सबसे ज्यादा कहां है? जयपुर। ठीक है, और फिर न्यूनतम, फिर से जय, इसके नीचे तो जैसलमेर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब चौथे नंबर पर कौन है? वृद्धि दर। वृद्धि दर पूछा सर्वाधिक, तो क्या है? अब बापू के अंदर इस बा से मतलब है। ठीक है, तो बा से क्या बनेगा? 2 जिले हैं, एक तो बांसवाड़ा भी होता है और बाड़मेर भी होता है। तो यहां पर किससे मतलब है? बाड़मेर से। ठीक है, तो ये हो गया बाड़मेर। और न्यूनतम में गंगा। गंगा से एक ही जिला बनता है, गंगानगर। गंगानगर। ठीक है, अब अंतिम 5वां बिंदु क्या है? साक्षरता। 5वें बिंदु में सर्वाधिक के अंदर क्या लिखा है? को लिखा है, और को से क्या बनेगा? कोटा। ठीक है, और न्यूनतम में जी लिखा है। जी में कोई, जी से कोई जिला नहीं शुरू होता। जी से आपको ज समझना है, ज से जालोर। समझे? ये तो हो गया सर्वाधिक और न्यूनतम। यदि कुछ भी पूछ लिया, अब पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा ये बिंदुओं का मतलब क्या है। ठीक है, जनसंख्या का मतलब क्या है? लोगों की संख्या, इसकी गणना की जाती है इसके अंदर, है ना। तो जनसंख्या, अब जनसंख्या चैप्टर निकला है तो फिर मैं आपको एक बात बताता हूं। विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो विश्व की जनसंख्या कितनी है? 7 अरब। ठीक है, और भारत की जनसंख्या कितनी है? ये जो आंकड़ा है वो 2011 के अनुसार है। ठीक है, अभी तो फिलहाल बढ़ चुका है, तो 7 अरब है 2011 के अनुसार। और भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। अब ये भी अरब है तो इसको भी अरब बनाना पड़ेगा, तो ये कैसे बनेगा? 1.21 अरब। 7 अरब में 1.21 अरब तो अपना ही है, ये समझ लो आप। 1.21 अरब। अब देखो, अब आपको क्या करना है? राजस्थान
अब राजस्थान की जनसंख्या इसकी कितनी है? प्रश्न क्या बन सकता है कि राजस्थान की जनसंख्या विश्व के कितनी प्रतिशत है? तो आपको क्या याद रखना है, विश्व की कितनी प्रतिशत है? 1%। कितने प्रतिशत है? 1%। अब इसका 7 अरब का 1% कितना होता है? 7 करोड़ होता है ना। तो जनसंख्या राजस्थान की कितनी हुई? 7 करोड़। लेकिन आपको 7 करोड़ नहीं लिखना, वहां पर 7 करोड़ की जगह क्या लिखना है? अब आपको यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है, 686। क्या याद रखना है? 686, 6 करोड़ 86 लाख। ठीक है, ये तो हो गया 1% जनसंख्या। और देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। और चीन के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? सभी को पता, अपना देश भारत। दूसरे नंबर पे कौन? भारत है। अब 2001 की जब जनगणना हुई थी तो 2001 की जनगणना के अनुसार चीन और भारत, इन दोनों के बीच में कितना अंतर था? तो इन दोनों के बीच में 23 करोड़ का अंतर था। 2001 की जनगणना के अनुसार चीन और भारत की जनसंख्या के अंदर 23 करोड़ का अंतर था। यानी कि चीन अपने से आगे है तो 23 करोड़ उससे, भारत से ज्यादा थी जनसंख्या। लेकिन जैसे ही 2011 की जनगणना हुई तो चीन और भारत के बीच में कितना अंतर रह गया? 13 करोड़। कितना अंतर है? क्या? 13 करोड़। तो इसी अनुसार अगर वृद्धि चलती गई, ठीक है ना, तो 2021 की जनगणना में देखो यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में? 10 करोड़ का। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि 10-10 करोड़ ही घट रहा है। अगर हो सकता है पहले 9 करोड़ होगा, उसके बाद 10 करोड़ हुआ, इस बार हो सकता है 11 करोड़ का अंतर आ जाए या 12 करोड़ का अंतर, है ना। तो इस हिसाब से 2021 में 1 या 2 करोड़ चीन आगे रह जाएगा। तो अगर इस अनुसार देखें तो 2023-2024 में भारत चीन से आगे निकल जाएगा जनसंख्या के मामले में। तो वहां पर भी भारत का पहला स्थान आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। 2011 के अनुसार चीन और भारत के बीच में कितना अंतर था जनसंख्या का? 13 करोड़। और 2001 के अनुसार 23 करोड़। ठीक है, और विश्व की जनसंख्या 7 अरब और भारत की 1.21 अरब। करोड़ में बोलना तो 121 करोड़, और 7 अरब को करोड़ में लिखा होगा तो कैसे लिखा होगा? 700 करोड़। ठीक है, अब आपको क्या करना है? हम सबसे पहले समझ लेते जनसंख्या। समझ रहे ना? तो जनसंख्या तो सबको समझ में आ गया। जनसंख्या यानी कि लोगों की संख्या, उसी की गणना होती है इसके अंदर। अब लिंगानुपात। अब लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर होने वाली स्त्रियां, है ना। तो 1000 पुरुष हैं तो उस पर स्त्रियां अपने राजस्थान में कितनी है, उसका अनुपात इसके अंदर होता है। तो क्या होगा इसका लिंगानुपात? अगर किसी को पता हो तो इसका लिंगानुपात है 928। 928 यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? 928। तो बाकी कितनी बची? 72। यानी 72 लड़के हैं, वो या तो सन्यासी बनने लायक हैं या सेवा करे देश की, मैं आपको यही कहता हूं। ठीक है, बाकी 72 लोग। तो 928 लिंगानुपात है, यानी कि पुरुष। और अब ये ध्यान रखना 2011 में तो 928 था। अब क्या 2021 में बढ़ेगा या घटेगा? बता सकता है कोई? तो इस बार लिंगानुपात क्या होगा? बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा? तो सबसे पहली बात देखो, अभी क्या हुआ है इन 10 सालों के अंदर? शिक्षा का स्तर बढ़ा है ना। अब जहां पर शिक्षा होगी, जहां अशिक्षा नहीं होगी, वहां पर जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। जनसंख्या के अंदर आपको एक चीज बताना भूल गया था, जनसंख्या हमेशा कहाँ बढ़ेगी? जहां अशिक्षा होगी। दूसरी चीज, ऐसा मौसम जहां पर ना तो ठंड हो ना ही गर्मी हो। विश्व में जो नक्शा देखेंगे आप तो उत्तरी गोलार्ध जो है, यानी कि विश्व की 90% जनसंख्या है ना, वो उत्तर गोलार्ध में है, और 10% है वो दक्षिण गोलार्ध में है। तो दक्षिण गोलार्ध में महासागर, पानी ज्यादा है और ऊपर कम है। लेकिन अब ऊपर 90% जनसंख्या हो गई, 10% नीचे हो गई। तो वो ऐसा क्यों? कि जहां पर तापमान
सामान्य रहता है वहां पर जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती है। और उसका क्या कारण हो सकता है, उद्योग धंधे, जहां पर उद्योग धंधे वगैरह व्यवस्थित है तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, ठीक है। और क्या हो गया, अशिक्षा, अशिक्षा जहां होगी वहां पर जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो ये है जनसंख्या। और लिंगानुपात, इस बार शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ है 10 साल में, तो हो सकता है, अब पता है कि लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होता, लड़का और लड़की दोनों क्या है, समान है। तो इस हिसाब से स्त्रियां, हो सकता है लिंगानुपात बढ़ेगा, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 928 से ये 930 हो सकता है, 935 या 940 लास्ट, ठीक है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। अब आगे बात करेंगे घनत्व की। घनत्व क्या है, तो घनत्व का मतलब होता है पर वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले व्यक्ति, ठीक है। तो वो राजस्थान का घनत्व कितना है, तो राजस्थान का घनत्व है 200। कितना है, 200। यानी कि राजस्थान में पर वर्ग किलोमीटर के अंदर 200 व्यक्ति हैं, ठीक है। 200 व्यक्ति मिल ही जाएंगे आपको पर वर्ग, ऐसा नहीं है कि हर किलोमीटर के अंदर 200 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका जो एवरेज निकाला है उससे हमें क्या मिला, 200। यानी कि पर वर्ग किलोमीटर के अंदर कितनी जनसंख्या रहती है, 200। कहां पर, अपने राजस्थान में, ठीक है। अब अगला क्या है, वृद्धि दर। वृद्धि दर का मतलब क्या होता है कि हर साल जो जनसंख्या बढ़ रही है वो क्या है, उसकी वृद्धि कितनी हो रही है। जैसे समझ लो कि 2001 में कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी, 2001 में समझ लो 2000 जनसंख्या थी किसी गांव की, ठीक है। और अगले साल उसकी जनसंख्या हो गई 2500, यानी कितनी बढ़ गई, 500। तो उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो 500 बढ़ी है तो 500 लिखा, और जो पुरानी जनसंख्या वो क्या थी, 2000 बटे 2000 इंटू 100, ठीक है। तो 2 का आ गया 250, 2 जीरो कट गए थे तो 250 है ना। यानी कि अब आपको इसमें वृद्धि दर अपने जो था वो सर्वाधिक था अपने राजस्थान का इस बार का, तो कितना था, 21.3%। कितनी वृद्धि दर थी, 21.3%। अब है साक्षरता। साक्षरता का मतलब क्या होता है, शिक्षा, यानी शिक्षित लोग राजस्थान में कितने हैं, कितने प्रतिशत हैं। तो राजस्थान में 66.1%, यानी कि राजस्थान में 66% लोग ही शिक्षित हैं, जो कि बहुत कम है। तो इस बार क्या होगा, इसका आंकड़ा जरूर बढ़ेगा क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ा है। अभी वही बोल रहा था मैं आपको, ठीक है। ये तो हो गया, ये 5 बिंदु, उनके 5 के आंकड़े। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यदि आपको पूछ लिया जाए, मैं आपको अभी पूछता हूं, जैसे कि पूछ लिया कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात है, ठीक है। अब तुरंत आपको सोचना है लिंगानुपात कौन से नंबर पर है, तो जनता के लिए वृद्धि सही है, तो जनता के लिए कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। तो लिंगानुपात कौन से नंबर पर आ गया, दूसरे नंबर पर। तो सर्वाधिक पूछा है, तो सर्वाधिक वाली लाइन आपको याद करनी है, जय डूंगर को जय बापू को। अब लिंगानुपात कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है, जय के बाद क्या आ रहा है, डूंगर, तो डूंगरपुर। सर्वाधिक जिला कौन सा हुआ, डूंगरपुर। अभी आपको जिले आपको रटने नहीं है, आपको ये 2 लाइनें याद होंगी तो ये जिले अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न तो ये तो सिंपल प्रश्न हुए कि आपको पूछ लिया सर्वाधिक जिला, सीधा पूछ लिया। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो दूसरे नंबर पर है सर्वाधिक जनसंख्या में। अब दूसरा जिला आपको याद करना पड़ेगा। चलो दूसरा नहीं पूछा, अगर ऐसा पूछा तो कि राजस्थान का तीसरा जिला कौन सा है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है, तो तीसरा जिला कौन सा है। या फिर ऐसा प्रश्न हो सकता है कि राजस्थान के वह जिले जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या, उनका सही क्रम बताइए। तो आपको 3 जिलों का नाम क्रम में लिखा हुआ होगा, तो वो पहचानना है कि क्रम का कौन सा सही है। जिले के नाम तो तीनों वही होंगे, लेकिन क्रम पहचानने पड़ेंगे। तब क्या करोगे, तो उसके लिए भी ट्रिक है। वो ट्रिक कैसे बनेगी, इन 2 लाइनों से, है ना। तो आपको ये 2 लाइनें याद रखनी, इन 2 लाइनों पर ही 2011 की जनगणना निर्भर करती है। तो फिलहाल तो आपको अभी ये याद करना, ये नोट कर लीजिए, ठीक है।
इतना आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको ये नहीं आएगा। सर्वाधिक और न्यूनतम, इन दोनों की 2 लाइनें याद करनी है। जय डूंगर को, जय बापू को, जय दोहरा जी और जय गंगा जी। ये 2 लाइनें कोई कठिन नहीं है इनको याद करना, ठीक है। तो इतना आप देख लो। अगला हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके सारे आंकड़े उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।